25 जून 1975 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है सरकार के द्वारा और भारत में अनुच्छेद 352 लागू कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है कि बाहरी या आंतरिक गड़बड़ी के समय पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाएगी। सरकार की दलील थी कि भारत में गंभीर संकट आन पड़ी है, इसीलिए हम आपातकाल की घोषणा कर रहे हैं। तो 25 जून 1975 की हम बात कर रहे हैं। रात में ही जो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी, वो हमारे उस समय के राष्ट्रपति जो कि फखरुद्दीन अली अहमद थे, उनसे मिलते हैं और आपातकाल लगाने की सिफारिश करती है। राष्ट्रपति ने तुरंत ही आपातकाल की घोषणा कर दी। आधी रात के वक्त ही सभी अखबार, जितने भी बड़े अखबार थे, उनके दफ्तर की बिजली काट दी गई और बहुत से विपक्षी पार्टी के जो नेता थे और जो कार्यकर्ता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अगले सुबह हम 26 जून की बात करें तो सुबह 6 बजे तक इस बात की जो खबर है वो मंत्रिमंडल को दी गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपातकाल होता क्या है और भारत में आपातकाल जो 1975 में जो आपातकाल लागू किया गया उसके पीछे का मेन रीजन क्या था। तो देखिए, आपातकाल की हम बात करें तो राष्ट्रपति आपातकाल को लागू करने का जो हक है, अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति युद्ध के समय, बाहरी आक्रमण के समय या फिर किसी सशस्त्र विद्रोह के समय में क्या कर सकता है, वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है और भारत में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब सवाल उठता है कि भारत में आपातकाल क्यों लागू किए गए। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले आर्थिक कारण की बात करते हैं। आर्थिक कारण में हम आपको पता है कि 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन फिर भी 1971 से 72 के बीच में अगर हम भारत की सामाजिक और आर्थिक दशा की बात करें तो ज़्यादा सुधरा नहीं था। और बांग्लादेश संकट के समय जो बांग्लादेश के साथ भारत का युद्ध हुआ, उसके कारण अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। और इसी समय हमारे देश में 80 लाख से भी ज़्यादा जो पूर्वी पाकिस्तान के जो नागरिक थे, यानी कि जो बंगाली भाषा बोलने वाले जो नागरिक थे, यानी कि बांग्लादेश के जो नागरिक थे, वो भारत आ गए थे। तो शरणार्थियों की समस्या अलग से थी और पाकिस्तान के साथ हमने युद्ध लड़ा। इस कारण अमेरिका ने क्या किया, हमारे को कोई भी सहायता देने से मना कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की जो कीमतें थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी और तेल की कीमत बढ़ने का मतलब है कि दूसरी वस्तुओं की कीमत भी बढ़ेगी। इसी समय औद्योगिक विकास की दर बहुत ही कम हो गई थी, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही थी और इसके अलावा हम अगर ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की बात करें तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब खर्च को कम करने के लिए सरकार ने क्या किया, हमारे जो सरकारी कर्मचारी थे उनके वेतन को रोक दिया। इस कारण सरकारी कर्मचारी भी असंतोष थे, गुस्से में थे। इसके अलावा 1972 से 73 में मानसून भी असफल रहा, मतलब कि मानसून भी हमारा साथ नहीं दे रहा था और मानसून साथ ना देने का मतलब क्या है कि पैदावारी अच्छी नहीं होगी और खाद्यान्न संकट भी देखने को मिलेगा। तो ये तो आर्थिक कारण में हमें सारी चीज़ें बता सकते हैं। आपातकाल लगाने का दूसरा कारण है छात्र आंदोलन। देखिए, गुजरात और बिहार दो ऐसे जगह थे जहाँ पे छात्र आंदोलन देखने को मिलता है। अब देखिए भैया, ये गुजरात और बिहार में छात्रों ने आंदोलन क्यों किया था। सबसे पहले हम गुजरात की बात करें, बिहार की बात करें, दोनों जगह पे क्या है, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और इस समय में खाद्यान्न संकट है ना, तेल की बढ़ती हुई कीमत और आवश्यक वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। तो छात्रों ने आंदोलन किया था। यहाँ पे हम जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार में जो छात्र आंदोलन चला था उसका नेतृत्व किया और उन्होंने इस आंदोलन को संपूर्ण क्रांति का नाम दिया, यानी कि पूरे भारत में फैलाने के लिए बोला, है ना, ताकि हम क्या कर सके, सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना कर सके। तो यहाँ से सरकार के ऊपर एक अलग किस्म का प्रेशर बन रहा था कि भाई बहुत सारे छात्र जो है वो सड़कों पे उतर रहे हैं, सरकार के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा रेल हड़ताल की हम बात करते हैं तो देखिए 1974 में क्या होता है, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में जो रेलवे के जो कर्मचारी है वो हड़ताल पे चले जाते हैं। और आपको पता है कि यार, जब रेल के कर्मचारी हड़ताल पे चले जाएंगे, अगर ट्रेन नहीं चलेंगे तो कितनी ज़्यादा समस्या आ जाएगी। कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पाएगा, यात्री लोग एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पाएंगे, तो ये और ज़्यादा गंभीर समस्या की बात है हमारे लिए। तो अब सवाल उठता है कि ये रेलवे के जो कर्मचारी हड़ताल पे क्यों गए। तो देखिए, रेलवे के जो कर्मचारी थे वो अच्छी सेवा शर्तों के लिए, बोनस के लिए, है ना, अपनी वेतन बढ़ाने के लिए ये हड़ताल पे गए थे। एक और कारण हम बता सकते हैं आपातकाल लगाने के पीछे, वो है न्यायपालिका से संघर्ष। देखिए, इस समय की जो सरकार थी, यानी कि इंदिरा गांधी की जो सरकार है, उसको न्यायपालिका से संघर्ष भी करना पड़ता है। 3 मामलों को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच में संघर्ष चला। पहला सवाल ये था कि क्या मौलिक अधिकार में सरकार कटौती कर सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जवाब दिया कि नहीं, संसद ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। संसद को ये हक नहीं है कि वो किसी के मौलिक अधिकार में कोई कटाव करे, है ना। दूसरा यह था कि संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट छाट कर सकती है। तो इस पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या जवाब दिया कि नहीं, संसद ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती है। ठीक है। तीसरा था कि भाई
क्या संसद यानी कि जो सरकार है वो नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रभावी बनाने के लिए यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए हमारे मौलिक अधिकार में कमी कर सकती है? तो इसमें भी क्या था, सर्वोच्च न्यायालय का जवाब क्या था कि ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती है, हमारे मौलिक अधिकार में किसी तरीके की कटौती नहीं कर सकती। इसके अलावा एक और कारण है जो कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में संबंध को खराब करता है, वह है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। देखिए 1973 में क्या होता है, केशवानंद भारती मुकदमे की सुनवाई के बाद भारत में जो मुख्य न्यायाधीश का जो पद है वो खाली हो जाता है। और हमारे देश में एक परिपाटी चली आ रही है कि हमारे देश के जो मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ना, जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, उन्हीं को हम क्या करते हैं, मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुनते हैं। तो 1973 में सरकार ने क्या किया, हमारे देश के जो 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे उनको इग्नोर मार दिया, है ना, और उनकी जगह पे न्यायमूर्ति NN रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। तो ये भी एक गंभीर वाद विवाद का एक कारण बना, ये न्यायाधीश की नियुक्ति वाला जो ये मुद्दा था। दोस्तों अब हम आपातकाल की जो घोषणा करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको हम 12 जून से स्टार्ट करते हैं। 12 जून 1975 को क्या होता है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है जिनका नाम है जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने एक फैसला सुनाया और इस फैसले में लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन था उसको अवैधानिक करार दे दिया, मतलब गैर कानूनी करार दे दिया कि वो गलत तरीके से लोकसभा में सांसद बनी है। ठीक है, और ये ऐसा उन्होंने समाजवादी नेता जो राजनारायण जो थे, राजनारायण के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी उच्च न्यायालय में, उसके द्वारा इन्होंने ये सुनवाई की थी। और उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने चुनाव के दौरान क्या किया, सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था। तो उच्च न्यायालय के इस फैसले का मतलब ये था कि कानूनी तौर पर इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं रह गई थी। अब हर हाल में उनको 6 महीने के अंदर दोबारा से सांसद निर्वाचित होना था। अगर सांसद निर्वाचित नहीं हो पाएगी तो उनको प्रधानमंत्री के पद से हटना पड़ेगा। तो 24 जून 1975 को क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया था इंदिरा गांधी को लेकर उसके ऊपर रोक लगा ली और उसने कहा कि जब तक इस फैसले को लेकर जो अपील की गई है उस पर जब तक सुनवाई नहीं की जाती तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी। मतलब हमें मिली भगत थी, क्योंकि आपको पता है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है वो किसका है, इंदिरा गांधी का है, AN रे, जो कि इंदिरा गांधी ने इनको नियुक्त करवाया था। दूसरी तरफ हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में जयप्रकाश नारायण के साथ जितने भी विपक्षी दल थे वो सब इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। और 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की और राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा भी उन्होंने कर दी थी। उन्होंने सेना, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों से अपील किया कि भाई वो क्या करे, सरकार के गलत कामों में सपोर्ट ना करे। तो अब हर तरफ से कांग्रेस पार्टी का विरोध हो रहा था, पूरा माहौल जो था वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए 25 जून 1975 के दिन सरकार ने आंतरिक गड़बड़ी, है ना, और आंतरिक गड़बड़ी और आशंका के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी, यानी कि 352 अनुच्छेद 352 लागू कर दिया गया। दोस्तों अब हम आपातकाल के परिणाम की बात करते हैं। आपातकाल का क्या परिणाम रहा, देखिए आपातकाल लगने के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जाने लग गया। प्रेस पे सेंसरशिप लागू कर दी गई, यानी कि बिना सरकार की अनुमति के कोई भी प्रेस जो है वो कुछ नहीं छाप सकते थे, कोई भी अखबार वाले कुछ भी नहीं छाप सकते थे। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात इस्लामी जो संगठन है उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया। धरना, प्रदर्शन, हड़ताल पर रोक लगा दी गई, मतलब कहीं भी आप सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे, कुछ भी आवाज़ नहीं उठा सकते थे। नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए, यानी कि आपके मौलिक अधिकार अब किसी काम के नहीं है। सरकार ने निवारक नजरबंद कानून के द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। ठीक है, शक के आधार पर आप कह सकते हैं कि भाई हाँ कुछ मतलब सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन कर सकता है, ठीक है, कोई आवाज़ उठा सकता है। इस कारण उन सबको निवारक नजरबंद कानून के द्वारा पकड़ के जेल में डाला जा रहा था। मतलब जिन खबरों को छापने से उनको रोका जा रहा था तो उस पेज को क्या करते थे, वो खाली छोड़ देते थे, उस जगह को खाली छोड़ दिया करते थे। सेमिनार और मेन स्ट्रीम की अगर हम बात करें, जैसी जो पत्रिकाएं थी उन्होंने प्रकाशन ही बंद कर दिया। ठीक है, कन्नड़ जो लेखक थे शिवराम कारंत तथा हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जो थे, उन्होंने आपातकाल के विरोध में क्या किया, अपनी पदवी सरकार को वापस लौटा दिया। इसके अलावा 42वां संशोधन 1976 के द्वारा और भी कुछ परिवर्तन करने की कोशिश की गई सरकार के द्वारा, जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अदालत में कोई चुनौती नहीं दिया जा सकता था। इसके अलावा विधायिका के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल करने की कोशिश की गई। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नक्सलवादी आंदोलन की। देखिए ये जो नक्सलवादी आंदोलन है ये एक जगह के नाम पे इस आंदोलन का नामकरण किया गया है और पश्चिम बंगाल में एक जिला है दार्जिलिंग में एक जगह है नक्सलवाड़ी,
कौन सा जगह है? नक्सलवाड़ी। वहाँ पे क्या है, एक पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में क्या हुआ, कुछ किसानों ने विद्रोह कर दिया। 1967 की बात मैं बता रहा हूँ, 1967 में कुछ किसानों ने क्या किया, विद्रोह किया। अब इस विद्रोह का जो नेतृत्व है वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य थे, जो लोग थे, उन्होंने किया था। और नक्सलवाड़ी पुलिस थाने से ये आंदोलन शुरू हुआ धीरे धीरे, और देश के अन्य हिस्सों में, अन्य राज्यों में भी ये फैलने लगा। और इसी आंदोलन को हमने क्या बोला, नक्सलवादी आंदोलन बोला, हमने नक्सलवादी आंदोलन का नाम दिया। देखिए 1969 में क्या होता है, जो ये नक्सलवादी है, उस नक्सलवादी जो है वो सीपीआई से अलग हो जाते हैं। सीपीआई यानी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, उससे अलग हो गए सीपीआई-एम भी हम इसको बोलते हैं इस पार्टी को। इससे अलग हो के सीपीआई मार्क्सवादी लेनीवादी बनाते हैं, एक अलग पार्टी बनाई गई। और किसके नेतृत्व में? तो चारू मजूमदार के नेतृत्व में बनाई गई। और इस पार्टी ने दलील दिया कि भाई भारत में लोकतंत्र एक छलावा है, क्योंकि लोकतंत्र से भारत के गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, क्रांति की, गुरिल्ला युद्ध किया। गुरिल्ला युद्ध यानी कि पहाड़ों में छुप के युद्ध करना, सरकार की जो नीतियाँ है उसके खिलाफ युद्ध करना ही कहीं ना कहीं गुरिल्ला युद्ध कहलाता है। छुप के वार करना ही गुरिल्ला युद्ध कहलाता है, ठीक है। तो ये जो नक्सलवादी थे, उन्होंने क्या किया, जितने भी धनी भूस्वामी थे उनसे बलपूर्वक जमीनें छीन ली, और गरीब जो लोग थे उनको जमीनें देना स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने सरकार की नीतियों का भी विरोध किया। ज़्यादातर हिंसक विद्रोह का सहारा लेते हैं, मार काट हिंसक विद्रोह के माध्यम से अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम इस समय की बात करें तो लगभग 9 राज्यों में ये नक्सलवादी आंदोलन जो है वो चल रहा है, और नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित है। और इसमें हम कुल मिला के 75 से लेकर 100 जिले इसमें शामिल कर सकते हैं, जो कि नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित है। अब नक्सलवादी में जो नक्सलवादी है वो ज़्यादातर कौन है? जो ज़्यादा पिछड़े इलाके के जो लोग हैं, जो आदिवासी है, आदिवासी जनसंख्या इसमें शामिल है। अब इनकी प्रमुख मांगों की हम बात करें, इनकी प्रमुख डिमांड क्या है? देखिए इनकी सबसे पहले डिमांड ये है कि भाई इनको अपने जो छोटे किसान है उनको अपने उपज का पूरा हिस्सेदारी मिले, इनको उचित मजदूरी मिले, ठीक है। इसके अलावा जो ज़बरदस्ती इनसे मजदूरी करवाई जाती है, जिसको हम बंधुआ मजदूरी कह सकते हैं, उससे उनको राहत मिले, मतलब उससे उनको मुक्ति मिले। उनके संसाधनों का दोहन ना हो। सूदखोर जो होते हैं, सूदखोर आप समझते होंगे, जो पैसे उधार देते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब उस पर ब्याज लगाते हैं, तो सूदखोरों द्वारा जो इनका शोषण किया जाता है उससे इनको मुक्ति मिले। तो ये सब नक्सलवादी जो आंदोलन है उसकी प्रमुख डिमांड है, इनकी प्रमुख मांगे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नक्सलवादी आंदोलन के बारे में जो चीज़ें आपको बताया है समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या आपातकाल जरूरी था, इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पक्ष की बात कर लेते हैं, आपातकाल जरूरी था या नहीं था। इसके पक्ष में अगर हम तर्क की बात करें तो आपको पता है कि आपातकाल की घोषणा करते समय सरकार ने सिंपल सा शब्द यूज किया था, अंदरूनी गड़बड़ी, कि भाई अंदरूनी गड़बड़ी का समय आ चुका है और संकट की घड़ी आ चुकी है, हमें आपातकाल लगाना चाहिए। और देश में अनेक जगह पे हिंसा हो रहे थे, विद्रोह चल रहे थे। तो क्या यही एक कारण था आपातकाल लगाने का, और इस कारणवश आपातकाल लगा देना क्या सही था? तो सरकार की क्या दलील थी, इंदिरा गांधी की क्या दलील थी कि भाई, तो सरकार की यानी कि इंदिरा गांधी की दलील थी कि बार बार धरना प्रदर्शन करने से, सामूहिक कार्यवाही करने से लोकतंत्र सही से नहीं चल पा रहा है, मतलब लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और इंदिरा गांधी का ये भी कहना था कि भाई बार बार ये मतलब ये गैर संसदीय रास्ता अपना रहे, गैर संवैधानिक रास्ता अपना के सरकार को हटाना चाहते सत्ता से, है ना। ये जो बार बार हिंसे हो रहे हैं इसके कारण अस्थिरता पैदा हो रहा है, प्रशासन का जो ध्यान है वो विकास संबंधी जो काम है उससे हट जा रहा है। पूरी ताकत जो है, पूरा जो ध्यान है हमारे को कानून व्यवस्था को लागू करने में ही चला जाते हैं, हम विकास की योजना पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। सीबीआई ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई, कांग्रेस पार्टी को हमेशा सपोर्ट कर रही थी ये पार्टी, आपको पता है। तो सीबीआई ने यहाँ तक कह दिया कि भारत की एकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ऐसी स्थिति में इन विद्रोह को, इन प्रति जो आंदोलन हो रहे हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देना सही है। लेकिन ये वास्तव में गलत था। बाद में सीबीआई को एहसास हुआ कि भाई आपातकाल का समर्थन करना उनके लिए गलत था, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा भाई आपातकाल के पक्ष में जो भी सरकार ने जो दलील दी। अब हम बात करते हैं आपातकाल के विपक्ष में या आपातकाल की आलोचना में जो तर्क दिए गए। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कही गई कि भाई सरकार ने सिंपल सा जो भी उसके खिलाफ जो आंदोलन चलाए जा रहे थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, उसको रोकने के लिए आपातकाल लगाया। लेकिन आपको पता है कि भाई भारत में जन आंदोलन की एक बहुत लंबी प्रक्रिया चली आ रही है, एक बहुत सिलसिला चला आ रहा है कि हमने सरकार के खिलाफ हमेशा जन आंदोलन किया है, ठीक है। और आपको मालूम है कि बिहार और गुजरात में जितने भी आंदोलन चले वो ज़्यादातर अहिंसात्मक थे, जहाँ पे कोई भी मारकाट, हिंसा, दंगे नहीं हुए थे, ज़्यादातर अहिंसात्मक तरीके से चल रहे थे, है ना। और गृह मंत्रालय ने भी कभी भी कानून व्यवस्था की चिंता जाहिर नहीं की थी। गृह मंत्रालय ने कभी नहीं कहा कि भाई इन आंदोलन के माध्यम से जो हमारे कानून व्यवस्था है वो सही से नहीं हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, या हमारा ध्यान ज़्यादा यहाँ पे लगता है, ऐसा कुछ नहीं कहा था। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई खतरा देश की एकता और अखंडता को नहीं था, बल्कि
ये खतरा जो था वो शासक दल के ऊपर था, यानी कि स्वयं प्रधानमंत्री के ऊपर खतरा था, इंदिरा गांधी के ऊपर खतरा था। इस कारण आपातकाल लगाया गया। तो आपातकाल के आलोचक ये सारे तर्क देते हैं। तो हम बात करते हैं आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ। जब आपातकाल लगा दिया गया उसके दौरान क्या क्या हुआ, तो इंदिरा गांधी ने सिंपल सी दलील ये दी थी कि भाई वो कानून व्यवस्था को लागू करना चाहती है, लोगों के लिए भलाई संबंधी जो भी काम है, विकास संबंधी जो काम है उसको पटरी पे लाना चाहती है, और इसके लिए आंदोलन को रोकना, जो भी सरकार के विरोध जो आंदोलन चल रहे हैं उसको रोकना जरूरी है। और इसके तहत उसने क्या किया, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी। ठीक है, और इसमें क्या था कि भाई भूमि सुधार के जो कानून थे उसको बनाना था। इसके अलावा जो भूमि है उसका पुनर्वितरण की बात कही थी। इसके अलावा मजदूरों के पारिश्रमिक पर पुनर्विचार करना और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने जैसे नीतियां इसमें शामिल थी। लेकिन ज़्यादातर आलोचकों ने ये ध्यान दिलाया कि भाई सरकार ने इनमें से कोई भी वादे पूरे ही नहीं किए। ठीक है, और इसके तहत और बहुत सारे जो विरोधी दल के नेता थे, यानी कि जो विपक्षी दल के नेता थे, उनको निवारक नज़रबंदी कानून के तहत पकड़ के जेल में डाल दिया गया। ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 676 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। शाहजांच आयोग की रिपोर्ट से ये पता लगता है कि भाई लगभग 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया निवारक नज़रबंदी कानून के तहत। तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। मीडिया वाले जो है, प्रेस वाले जो अखबार वाले हैं, वो बिना किसी अनुमति के, सरकार के बिना किसी अनुमति के कुछ छाप ही नहीं सकते थे, है ना। कुछ लोग तो भाई किसी आधिकारिक पद पे नहीं थे, जैसे कि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी, कोई भी आधिकारिक पद नहीं था उसके पास, लेकिन उसके बावजूद भी अपने शक्ति का इस्तेमाल वो कर रहे थे, गलत इस्तेमाल कर रहे थे। लोगों की झुग्गी बस्तियों को हटवाना, है ना, जबरन लोगों की नसबंदी करवाना, इन सब चीज़ों में वो लिप्त थे। इसके अलावा आपको पता है कि भाई जो पुलिस हिरासत में बहुत सारे लोगों की मौत हो रही थी, यातनाएं दी जा रही थी उनको, है ना। गरीब लोगों को मनमाने ढंग से एक जगह से दूसरी जगह पे हटाया जा रहा था, उनको कहीं और बसाया जा रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही थी किसके दौरान, आपातकाल के दौरान ये सब घटनाएं देखने को मिल रही थी। अब बात करते हैं आपातकाल से हम प्रमुख क्या सबक सीख सकते हैं, हमने क्या सीख मिली आपातकाल से। तो देखिए, आपको पता है कि आपातकाल से पहली सीख तो ये मिली कि भाई भारत से ना लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत मुश्किल है। आपको पता है कि आपातकाल के दौरान भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रह गई थी, है ना, लोकतंत्र खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन बहुत ही जल्दी कामकाज फिर से लोकतांत्रिक तरीके से होने लग गया था। तो इससे क्या समझ में आता है कि भाई भारत में लोकतंत्र को भारत से विदा कर पाना बहुत मुश्किल है। कोई भी सरकार भारत से लोकतंत्र को विदा नहीं कर सकती है, लोकतंत्र नहीं हटा सकती यहाँ से। दूसरा भाई सीख हम ये ले सकते हैं आपातकाल से कि आपातकालीन जो प्रावधान थी उसमें सुधार किया गया। अब आपातकाल केवल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता था। देश के अंदर आपातकाल केवल सशस्त्र विद्रोह के समय लगना था, और इसके लिए बकाया मंत्री परिषद को लिखित रूप में राष्ट्रपति को देना होगा कि हाँ भाई आपातकाल की घोषणा करनी है, लिखित रूप में ये बात देनी होगी। ऐसा नहीं कि भाई सीधा कह दिया और राष्ट्रपति के अन्य आपातकाल लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लिखित रूप में देना होगा। तीसरा पॉइंट हम बता सकते हैं कि भाई अब न्यायपालिका हमारे अधिकार को लेकर ज़्यादा सचेत हो गई। हम आम नागरिक भी अपने अधिकारों को लेकर ज़्यादा जागरूक हुए, क्योंकि आपातकाल के दौरान भाई हमारे सारे अधिकारों का हनन हो गया था, है ना। कोई भी हमारा अधिकार काम नहीं कर पा रहा था। ठीक है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। लेकिन अब न्यायपालिका ने क्या किया, नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कारगर ढंग से काम करना स्टार्ट कर दिया, अच्छे से वो तत्पर हो गया अपने हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए। और उसके बाद आपातकाल के बाद कई नागरिक अधिकार संगठन भी वजूद में आए, जिन्होंने हमारे अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट आप आपातकाल के सबक में बता सकते हैं। आपातकाल के बाद की राजनीति, है ना, जब आपातकाल खत्म हुआ लगभग 18 महीने तक आपातकाल लगा रहा था भारत में, है ना, इमरजेंसी लगी रही थी। और आपातकाल की घोषणा आपको पता है कि 25 जून 1975 में हुई थी। ठीक है, 1977 में जाके क्या होता है, ये आपातकाल जो है 1977 में जाके ही खत्म हो पाता है। और आपातकाल के बाद की राजनीति की हम बात करेंगे, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत सारे चुनावों में हार जाती है ना, हार का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद जनता पार्टी का उद्भव होगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोकसभा के जो चुनाव है उसके परिणाम वगैरह हम देखेंगे। 1977 में लोकसभा का चुनाव होगा, उसका क्या रिजल्ट निकला था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखिए, जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ, लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई, है ना। और आपातकाल की जो सबसे ज़रूरी जो कीमत थी वो राज्य व्यवस्था को चुकानी पड़ी। जो सरकार थी ना, जिस सरकार ने आपातकाल लगाया, उसको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। 1977 के चुनाव में एक तरफ से आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत संग्रह थे, मतलब जनता का जो एक तरीके से मन था, जनता की जो इच्छा थी, वही उभर के सामने आई थी 1977 के चुनाव में। और आप देखेंगे कि आपातकाल एक तरीके से आपातकाल के बाद कांग्रेस पार्टी
कई जगह पे चुनावों में हार जाती है, लोकसभा के चुनाव भी हार जाएगी। तो विपक्ष पार्टी जो थी, जो विपक्षी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी की जो विपक्षी पार्टी थी, उन्होंने इस चुनाव में क्या नारा लगाया? लोकतंत्र बचाओ का नारा लगाया, और इसका फायदा उनको मिला भी। और जनता ने जो सरकार लोकतंत्र के विरोध में थी उसको सजा दिया, उसको चुनाव में हरा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं लोकसभा के चुनाव। हम 1977 की बात करते हैं, क्या स्थिति रही। तो 18 महीने के आपातकाल के बाद 1977 में सरकार ने क्या किया? चुनाव करवाने का फैसला लिया, है ना। और इसी चुनाव की जब मतलब तारीख तय की गई, तो उसके बाद ही जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जो विपक्षी दल के जो नेता थे, उनको रिहा कर दिया गया। तो 1977 के मार्च में चुनाव होने थे, और विपक्षी दल के पास बिल्कुल भी समय नहीं था तैयारी करने का कि भाई चुनाव अभियान चलाया जाए, चुनाव की तैयारी की जाए, क्योंकि अभी ही नेता लोग जेल से निकले ही थे। तो आपातकाल लागू होने के पहले ही आपको पता है कि बहुत सारे विपक्षी जो नेता थे एकजुट हो रहे थे, और इस चुनाव में भी जाहिर सी बात है कि सभी जो विपक्षी नेता जो थे वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही होने वाले थे। तो सभी विपक्षी पार्टियों ने क्या किया? चुनाव में एकजुट होकर जनता पार्टी नामक एक नया दल बनाया, और ये पार्टी जो थी वो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व को भी स्वीकार किया था। जयप्रकाश नारायण भी इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कांग्रेस के कुछ नेता जो आपातकाल के खिलाफ थे, मतलब आपातकाल के समर्थक नहीं थे, उन्होंने भी क्या किया? इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, इस पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने क्या किया? जगजीवन राम थे, उनके नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई, है ना। इस पार्टी का नाम क्या था? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। और इस पार्टी ने भी बाद में जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, मतलब जनता पार्टी में शामिल हो गई। तो यहाँ पे सबसे मेन पार्टी जो अब उभर के सामने आएगी वो जनता पार्टी ही है। तो जाहिर सी बात है कि जनता पार्टी के पास एक मुद्दा बन चुका था आपातकाल, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार ने, यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्या किया था? आपातकाल लगाया था, और इसी का फायदा जनता पार्टी को मिलने वाला था। जनमत संग्रह जो था, मतलब लोगों का जो इच्छा था वो पूरी तरीके से जनता पार्टी की तरफ था, क्योंकि आपको पता है आपातकाल के दौरान हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी गई थी, पूरी तरीके से प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, है ना। और बहुत सारे लोगों को ये घर उजाड़ दिए गए थे, जबरन लोगों की नसबंदी करवाई गई थी। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी वोट थे, मतलब जो कांग्रेस पार्टी को नहीं जाने थे, वो सारे जनता पार्टी को ही जाने वाले थे, है ना। तो ये फायदा जनता पार्टी को मिलने वाला था यहाँ पे। अब हम बात करते हैं चुनाव का परिणाम क्या रहा, है ना, रिजल्ट क्या निकला। तो देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा। पहली बार चुनाव हार गई आज़ादी के बाद। अभी तक कभी भी लोकसभा के चुनाव में हार का सामना कांग्रेस पार्टी को नहीं करना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा के मात्र 154 सीटें ही मिल पाई थी, जो कि अगर वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 35% वोट ही इसको मिल पाई थी। दूसरी तरफ हम जनता पार्टी और उसके जितने भी साथी जो दल थे, उन सबको लोकसभा में अगर हम बात करें 542 सीटों में वोटिंग हुई थी, तो उसमें से 330 सीटें जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को प्राप्त हुई थी। खुद अगर हम सिर्फ जनता पार्टी की बात करें तो 295 सीटें उसको प्राप्त हुई थी, और स्पष्ट बहुमत इस पार्टी को मिली थी, है ना। उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में तो भाई कांग्रेस का हालत बहुत ही ख़राब हो गया था। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी राज्यों में एक भी सीटें कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल पाई। दूसरी तरफ अगर हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे एक एक सीटें इसको मिल पाई थी। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई। उनके जो पुत्र थे, है ना, जिनका नाम था संजय गांधी, ठीक है, तो संजय गांधी कहाँ से चुनाव हार गए? अमेठी से चुनाव हार गए थे। तो ये स्थिति थी। दूसरी तरफ अगर हम महाराष्ट्र, गुजरात, नीचे की तरफ अगर हम साउथ की तरफ जाए तो वहाँ पे मतलब कांग्रेस पार्टी ठीक ठाक प्रदर्शन, अच्छा खासा प्रदर्शन किया। जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, इनमें कई सीटें पर उसने अपना कब्जा बरकरार रखा। दक्षिण के कई राज्यों में भी जो कांग्रेस पार्टी है उसकी स्थिति अच्छी रही, है ना, अपना जो विजय का जो चक्का है वो चलाए रखा, जारी रखा। क्योंकि आपको पता है कि दक्षिण भारत में आपातकाल के प्रभाव उतने देखने को नहीं मिलते हैं। ज़्यादातर उत्तर भारत में ही क्या हुआ, नसबंदी, लोगों के विस्थापन की जो प्रक्रिया थी, नसबंदी की जो प्रक्रिया थी, वो ज़्यादातर कहाँ चलाई जा रही थी? उत्तर भारत में। इसलिए उत्तर भारत में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो एक चीज़ तो भाई यहाँ पे हम चुनाव का जो परिणाम है, जो 1977 के चुनाव के परिणाम में, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं जनता पार्टी की सरकार के बारे में। जनता पार्टी ने 1977 के चुनाव में जीत हासिल की और अपनी सरकार बनाई। क्या सरकार सही से चल पाई? क्योंकि इसमें बहुत सारी पार्टियां थी, है ना, बहुत सारे नेता लोग थे।
लेकिन देखो ये जो सरकार है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। पॉइंट्स पढ़ते हैं, देखिए। चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या हुआ, होर मचने लग गया, कंपटीशन चला भाई। सभी जो दिग्गज नेता थे सब चाहते थे कि मैं बनूं। जैसे कि मोरारजी देसाई है, चौधरी चरण सिंह है ना, जगजीवन राम है, ये तीनों ही इस रेस में शामिल थे, तीनों ही प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। मोरारजी देसाई के बारे में आप लोग जानते हैं भाई, 1966 से 67 के बीच में इंदिरा गांधी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे, है ना। चरण सिंह भारतीय लोकदल के प्रमुख थे, मतलब भारतीय लोकदल जो है उसके हेड थे वो। और उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के किसान नेता भी थे। इसके अलावा हम जगजीवन राम की बात करें तो जगजीवन राम कांग्रेस की जो सरकार थी और कांग्रेस सरकार के मंत्री पद पे रह चुके थे और उनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव भी था। तो ये तीनों के बीच में क्या होगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए होर मचेगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन जनता पार्टी के अंदर जो कलह था ना वो ख़त्म नहीं हुआ, खींचातानी चलता रहा। तो जनता पार्टी कुछ दिनों तक ही एकजुट रह पाई थी, है ना। आपातकाल के बाद कुछ दिनों तक एकजुट रह पाए। और बहुत सारे आलोचकों का कहना है कि जनता पार्टी के पास कोई विशेष दिशा नहीं है, नेतृत्व करने वाला कोई एक नेता नहीं है ना, साझा कार्यक्रम नहीं है, सभी के विचार अलग अलग है, क्योंकि बहुत सारी पार्टी मतलब इसमें शामिल थी, बहुत सारे अलग अलग विचारधारा वाले नेता थे। इस कारण ये पार्टी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। ठीक है, आगे देखिए। मोरारजी देसाई वाली अगर हम सरकार की बात करें तो मोरारजी देसाई केवल 18 महीने तक ही प्रधानमंत्री बन के रह पाए और उन्होंने अपना बहुमत खो दिया। ठीक है, उसके बाद अगले जो मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे वो चौधरी चरण सिंह बनेंगे। चरण सिंह कांग्रेस पार्टी के समर्थन में क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। ठीक है, और वो अपना मतलब प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन बाद में कांग्रेस क्या करती है, उनसे अपना समर्थन वापस ले लेती है और इस कारण 4 महीने के बाद ही इनकी सरकार भी गिर जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या होगा, फिर से चुनाव करवाया जाएगा 1980 में। 1980 में क्या होता है, फिर से लोकसभा के चुनाव करवाए जाते हैं। ठीक है, अब इस लोकसभा चुनाव में क्या है, जनता पार्टी जो है वो बुरी तरीके से हार जाती है। ठीक है, विशेषकर अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में ज़बरदस्त सफलता मिलती है कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, और यहाँ भी जो जनता पार्टी है जिसको 1977 के चुनाव में उत्तर भारत में काफ़ी ज़बरदस्त सफलता मिली थी, लेकिन यहाँ पे भी मतलब चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है, उत्तर भारत में भी उसको सीटें नहीं मिल पाती है। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पे भारी भरकम जीत के साथ आती है पार्टी और 1971 के जो रुझान थे उसको दोहराती है ये, है ना। लगभग लोकसभा के 353 सीटें इस पार्टी को मिलती है। तो क्या सीख मिला भाई, कि अगर किसी दल के अंदर, किसी पार्टी के अंदर कलह चल रहा होगा, है ना, अंदर ही अंदर नेता लोग लड़ रहे होंगे, कलह चल रहा होगा, अस्थिरता होगी, तो जनता उनको सबक सिखाएगी, है ना। सबक सिखाया उनको और उनको सत्ता से हटा दिया जनता पार्टी को, और फिर से कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में भारी भरकम जीत के साथ आती है। तो ये आप यहाँ पे चीज़ें बताएंगे। अब हम शाह जांच आयोग की बात कर लेते हैं। देखिए, आपातकाल लगाया गया, है ना, कब, 25 जून 1975 में। अब आपातकाल लगाया गया था, उसके जांच के लिए जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय के जो भूतपूर्व न्यायाधीश थे जिनका नाम था श्री जे.सी. शाह की अध्यक्षता में जनता पार्टी ने क्या किया, एक आयोग गठित किया। ठीक है, और ये आयोग क्यों गठित किया गया था, ये आयोग जो आपातकाल लगाया गया था इस तारीख को, है ना, उसकी जो भी उसके दौरान जो भी मतलब सत्ता का दुरुपयोग हुआ, जो भी लोगों के साथ जो गलत व्यवहार हुए, नेताओं को गिरफ्तार किया गया, इन सभी चीज़ों के जांच पड़ताल के लिए ये आयोग गठित किया गया था, है ना। एक आयोग बनाया गया, किसके नेतृत्व में, जे.सी. शाह के नेतृत्व में, और इसी को हमने क्या नाम दिया, शाह जांच आयोग का नाम दिया हमने। ठीक है, अब देखिए आयोग ने क्या किया, विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों की जांच की, बहुत सारे लोगों की गवाही ली गई, बहुत सारे लोगों के बयान लिए गए। इनमें गवाही में हम बात करें तो इंदिरा गांधी को भी शामिल किया गया, है ना। इंदिरा गांधी भी आयोग के सामने उपस्थित हुई, लेकिन आयोग के बहुत सारे सवालों को जो सवाल है उसका जवाब देने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। तो शाह जांच आयोग इसीलिए बनाया गया ताकि आपातकाल जो लगाया गया उसके जो भी सत्ता का दुरुपयोग हुआ था उसके बारे में जांच किया जा सके, पता लगाया जा सके, इसीलिए शाह जांच आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इसके अलावा आपके इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बता रखा है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत सारे बॉक्स होते हैं,
है ना। इसमें भी आप बॉक्स देखेंगे भाई, चैप्टर में बीच बीच में बॉक्स दे रखे हैं जिसमें नेताओं के बारे में बता रखे हैं या फिर कुछ अतिरिक्त जानकारी दे रखी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी बॉक्स दे रखे हैं ना, बॉक्स और कार्टून के ऊपर भी वीडियो बनानी है। एक ऐसी वीडियो बनाएंगे हम पर हर चैप्टर की जिसमें जितने भी कार्टून होंगे और जितने भी बॉक्स होंगे उनको भी हम समझ लेंगे। तो कुछ भी तुम्हारा ना, मतलब आप लोगों का ना कुछ भी एक ऐसा टॉपिक नहीं रह जाएगा जो मैं नहीं करवाया हूँगा। सारी चीज़ें आप लोगों की करवा दी जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस करिए, ठीक है। अपने स्टडी पे ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप लिख कर देखिए, चीज़ों को समझे, है ना। पहले आप एक बार NCERT बुक से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप लिख कर देख सकते हैं। बाकी रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे वीडियोस डली हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, लाइन से वीडियोस को देखिए, चीज़ों को समझिए, कोई भी समस्या नहीं आएगा। बाकी कोई समस्या आता है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि भैया ऐसी सी बात है। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ आप लोगों के जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं उसको रीड करता हूँ, तो मेरे को मालूम है कि भाई स्टूडेंट लोगों की क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों की हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम को सुलझाने की, ठीक है। तो मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।